हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, जिसमें आज आपका डे 3 रहने वाला है। टॉपिक वाइज वीडियोस में ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करके रखा हुआ है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की है, तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस के सेशंस को नहीं देखा है, प्लीज़ उसी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पे ही हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियोस पे काम कर रहे हैं। आज करिकुलम के जो मॉडल्स हैं, मैंने टॉपिक वाइज वीडियोस पे वही टॉपिक लिए हैं जिनसे आपसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली मैं उसी टॉपिक पे फोकस भी यहाँ पे कर रही हूँ। जब हम करिकुलम में बात करते हैं, जो करिकुलम के मॉडल्स होते हैं, कई सारे मॉडल्स हैं। आज मैंने स्पेसिफिकली 5 से 6 ही मॉडल को यहाँ पे डिस्कस करूंगी, एंड एक सेशन और होगा आपका जो करिकुलम के मॉडल है, उसमें और भी जितने भी नए नए जो मॉडल्स अभी तक पूछे गए हैं उनको भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि एकेडमिक एंड डिसिप्लिन जो बेस मॉडल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल क्या है, सोशल रिकंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल क्या है, CIPPP मॉडल क्या है, आउटकम बेस्ड जो इंटीग्रेटिव मॉडल है, इंटरवेंशन मॉडल है, इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट मॉडल है। इन सारी चीज़ों को आज के सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो सेशंस हैं वो आपके लिए यूजफुल होंगे, आप लोग अपनी प्रिपरेशंस में अच्छे से इसको कर पा रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एकेडमिक बेस या फिर डिसिप्लिन जो बेस मॉडल है। ठीक है, फिर मैंने कॉम्पिटेंसी बेस मॉडल लिखा है, फिर सोशल रिकंस्ट्रक्टिविस्ट लिखा है। तो उसी की सीरीज में मैंने ये सारा डाला है। जैसे हम लोग जब करिकुलम, आप जब यूनिट 5 को पढ़ोगे तो वहाँ पे आते हैं करिकुलम डिज़ाइन। तो करिकुलम डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं तो 3 तरीके के डिज़ाइन होते हैं। एक होता है आपका टीचर सेंटर्ड, एक होता है लर्नर सेंटर्ड, एक होता है आपका प्रॉब्लम सेंटर्ड। ठीक है, 3 डिज़ाइन होते हैं, उन्हीं के अंडर हम ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल करिकुलम डिज़ाइन। ठीक है, एक जो ट्रेडिशनल करिकुलम डिज़ाइन होता है वो कैसा होता है, हर एक लाइन में, अपने हर एक लाइन में जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन भी इसको करिएगा। ओके, मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे। जब हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रेडिशनल की, ठीक है, एक तरीके से इट इज एन एजुकेशनल करिकुलम दैट फॉलोज एस्टैब्लिश गाइडलाइंस एंड प्रैक्टिसेस। यहाँ पे क्या होते हैं, एस्टैब्लिश गाइडलाइंस होते हैं और प्रैक्टिसेस होते हैं। द ट्रेडिशनल करिकुलम इज समटाइम्स क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू नैरो, ये बहुत ज्यादा नैरो होता है, एंड सेवरल एजुकेशनल प्रोफेशनल हैव डेवलप्ड अल्टरनेटिव एजुकेशनल मेथड्स और सजेशन फॉर टीचिंग अ ट्रेडिशनल करिकुलम इन अ मोर एक्सपेंडेड वे। राइट, सिंपल सी चीज़ ये है, जब हम ट्रेडिशनल करिकुलम डिज़ाइन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस्टेब्लिश गाइडलाइंस होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, पहले से इस्टेब्लिश रूल्स हैं, गाइडलाइंस है, उसे फॉलो करना होता है। और इसको क्रिटिसाइज भी इसीलिए किया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा नैरो है और बहुत ज़्यादा रिजिड है। ठीक है, इन अ ट्रेडिशनल क्लासरूम द टीचर इज अ अथॉरिटेटिव फिगर। ठीक है, जो ट्रेडिशनल क्लासरूम होता है वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो अथॉरिटेटिव फिगर होता है। ज़्यादातर यहाँ पे जो कमांड होती है वो टीचर्स के हाथ में होती है, और लेक्चर बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे जो क्लासरूम सेशंस होते हैं कैसे होते हैं, लेक्चर बेस्ड होते हैं। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनका डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ टीचर्स क्या करते हैं, अपना लेक्चर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं और क्वेश्चन आंसर बताते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये होता है ट्रेडिशनल करिकुलम डिजाइन। द टीचर अलोन फॉर्मुलेट द करिकुलम, यहाँ पे टीचर अकेले ही करिकुलम को फॉर्मुलेट करता है, बच्चे का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट ऑफर लिटिल इफ एनी input into the lesson plan. Traditional curriculum design often pay a little attention to whether और नॉट स्टूडेंट यूज द इंफॉर्मेशन इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। तो ट्रेडिशनल जो करिकुलम डिजाइन है, बेसिकली यहाँ पे स्टैब्लिश गाइडलाइंस होती हैं, प्रैक्टिसेस होता है, और ये नैरो डिजाइन है एक तरीके का। अगर इसके डिजाइन के बारे में बात करें तो कैसा है, ये नैरो डिजाइन है। और यहाँ पे अथॉरिटेटिव जो फिगर होता है, पूरा सुप्रीम फिगर कौन है, यहाँ पे टीचर है। ठीक है, लेक्चर बेस्ड सेशंस होते हैं, मिनिमल, बहुत ही कम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो भी हमारे लर्नर्स हैं उनको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, और अपने आप में ये बहुत ज्यादा रिजिड भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे ट्रेडिशनल करिकुलम डिजाइन ऑफन पे अ लिटिल अटेंशन टू, कि जो भी टीचर्स ट्रेडिशनल मॉडल्स का यूज कर रहे हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे दे रहे हैं उसका रियल लाइफ में यूज होगा या फिर नहीं होगा, उस पर ये ज्यादा अटेंशन यहाँ पे नहीं देते हैं। तो ये है आपका ट्रेडिशनल करिकुलम डिजाइन। इट इज often does not provide student with opportunity to develop the kind of critical thinking। ठीक है, अगर एक टीचर ट्रेडिशनल करिकुलम डिजाइन का यूज कर रहा है अपने क्लास के अंदर, तो वो
यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को उनके अंदर डेवलप नहीं कर रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनल कहने का मतलब क्या है, टीचर ही यहाँ पे एक्टिव कौन है, यहाँ पे टीचर है, ठीक है। बच्चा यहाँ पे क्या है, पैसिव मोड में है। तो क्रिटिकल स्किल थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है ना, एबिलिटीज दैट आर सेंट्रल टू थिंकिंग एंड लर्निंग, इन सब पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज वो नहीं कर रहा है। ट्रेडिशनल करिकुलम डिजाइन डज नॉट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी to build a kind of personal and collaborative skills that support the learning in the sense of an entire curriculum. A traditional curriculum include a core subjects, यहाँ पे क्या क्या आते हैं आपके core subjects आते हैं और elective core subjects आते हैं, like maths हो गया, science हो गया, history हो गया। तो overall अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ट्रेडिशनल जो करिकुलम होता है वो कैसा होता है आपका, ट्रेडिशनल करिकुलम की बात करते हैं, ये कैसा होता है, रिजिड होता है, ठीक है। डू नॉट अलाउ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। उसके अलावा डज नॉट अलाउ लिटिल इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, डज नॉट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, इसको ये प्रमोट नहीं करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और लिख सकते हो, अथॉरिटेटिव जो फिगर होते हैं, यहाँ पे जो अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं वो कौन है, टीचर है, ठीक है। लेक्चर बेस्ड मेथड का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा ये इसका जो इम्प्लीकेशन है वहाँ पे रियल लाइफ में नहीं होता है, ठीक है। इट डज नॉट, ये अलाउ नहीं करते, मतलब ऐसी चीज़ों को मतलब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो रियल लाइफ वर्ल्ड में काम नहीं आती है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल करिकुलम ये डिज़ाइन है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कंटेम्प्रेरी मॉडल की। जो कंटेम्प्रेरी मॉडल है, इट इंडिकेट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन अ करिकुलम प्लानिंग, गोल, लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी करिकुलम प्लानिंग गोल्स हैं, ठीक है, लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन। सिंपल सी बात है, कोई भी करिकुलम को अगर जो आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, उसका जो गोल है यहाँ पे, उसके जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इन तीनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप होता है। इट इज बेस्ड ऑन द लेक्चर सेंटर्ड, सॉरी, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। जो कंटेम्प्रेरी, देखो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे ना, कंटेम्प्रेरी मॉडल, जो कि आपका लर्नर सेंटर्ड है, ठीक है। यहाँ पे फोकस में कौन है, आपका बच्चा। यहाँ पे फोकस में कौन है, यहाँ पे बच्चा। यहाँ पे बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग है, इट बिगिंस विद द अंडरस्टैंडिंग द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम विच अ चाइल्ड कम्स। सबसे पहले हम यहाँ पे एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि जिस कौन से कॉन्टेक्स्ट से बच्चा आता है। यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस यही है, जो ये फोकस करता है किस पे, लर्नर पे, ठीक है। लर्नर को यहाँ पे एक पार्टिसिपेट करने का यहाँ पे मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ट्रेडिशनल मॉडल कैसा है, बहुत ज्यादा रिजिड है, इस्टेब्लिश यहाँ पे गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसको फॉलो करना है और बहुत ज्यादा नैरो है। और वहाँ पे अथॉरिटेटिव फिगर कौन है, यहाँ पे टीचर्स है। बट यहाँ पे कंटेम्प्रेरी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लर्नर्स है। लर्नर कौन से कॉन्टेक्स्ट से आता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी जो नीड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे करिकुलम की प्लानिंग करते हैं, जो कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव और इम्प्लीमेंटेशन से आपस में रिलेटेड है, ठीक है। तो ये है आपका कंटेम्प्रेरी मॉडल। नेक्स्ट बात करते हैं, जब कंटेम्प्रेरी मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेप्स आते हैं, ठीक है। 5 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आप नीड एनालिसिस करोगे, जो भी आपके क्लास के लर्नर्स हैं उनकी नीड क्या है, ठीक है। नीड एनालिसिस करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करोगे, ठीक है। आपने नीड एनालिसिस कर लिया, फिर आपने ऑब्जेक्टिव का फॉर्मुलेशन कर लिया। अब क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे कंटेंट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव। जो भी आपने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सेट किया है उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना है। आप करिकुलम क्या करोगे, सरफेस लेवल पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दोगे। बाद में क्या करना है, लास्टली यहाँ पे इवैल्यूएशन करना है। तो ये क्या होता है, कंटेम्प्रेरी मॉडल के स्टेप्स होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक हो गया हमारा ट्रेडिशनल मॉडल, ट्रेडिशनल करिकुलम डिजाइन हो गया, जहाँ पे क्या है, जो टीचर है वो अथॉरिटेटिव फिगर्स है, लेक्चर बेस्ड होता है, नैरो होता है, एस्टैब्लिश गाइडलाइंस है, प्रैक्टिसेस हैं, बहुत कम अटेंशन है यहाँ पे, मतलब बहुत, इट पेज लिटिल अटेंशन वेदर और नॉट स्टूडेंट यूज द इंफॉर्मेशन इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आता है कंटेम्प्रेरी, जहाँ पे बच्चे पे ज्यादा फोकस किया जाता है, बच्चे की जो नीड है, ठीक है, बच्चा किस कॉन्टेक्स्ट से आता है, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को ये लोग फॉलो करते हैं इस मॉडल में।
क्लियर, 2 मॉडल क्लियर हो गए। फिर आते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल। एकेडमिक का मतलब समझ रहे हो, ठीक है। जब जैसे मैं डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूं, एक साइंस हो गया आपका, है ना, हिस्ट्री हो गया, आपका लैंग्वेज हो गया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, डिसिप्लिन है, ठीक है। इसीलिए इसको डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल भी बोला गया है, जहां पे बच्चा हर डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स को, ठीक है, एक मीनिंगफुल वे में समझ सकता है, ठीक है। एक बच्चे को जैसे मैं अगर बोलूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक साथ पढ़ने के लिए, तो ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स वे हो जाएगा। बट मैं इसको अगर डिसिप्लिन में डिवाइड कर दूं कि ये फिजिक्स, ये साइंस, ये फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का, ये बायो का है, तो उसके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, एक मीनिंगफुल वे में उसको लर्न करने में आसानी हो जाएगी। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे बोलूं, ये जो टर्म है डिसिप्लिन बेस, ठीक है, डिसिप्लिन बेस कहने का मतलब क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड है स्टडीज की, इनको ये पूरी तरीके से कवर करता है। और यहाँ पे आपके मैथमेटिक्स आते हैं, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, प्रोफेशनल जो भी कोर्सेज होते हैं वो सारे कोर्सेज यहाँ पे आते हैं। अ मॉडल ऑफ करिकुलम इन विच कंटेंट इज, कीवर्ड है आपका, ठीक है, in which content is divided into the separate and distinct subject or discipline, ठीक है, such as language, science, mathematics and social studies। तो ये एक ऐसा मॉडल है जहां पे हम क्या कर देते हैं, एक ब्रॉडर डिसिप्लिन को, ठीक है, एक डिफरेंट इसको, एक ये ब्रॉडर यूनिट को हम क्या कर दे रहे हैं, इसके सब यूनिट में डिवाइड कर दे रहे हैं, समझ रहे हो, इसकी सब यूनिट में हम डिवाइड कर दे रहे हैं, सो दैट जो लर्नर्स की जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल वे में हो पाए, ठीक है। तो ये है आपका डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल। एक तरीके से यहाँ पे जो टीचिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, मान लेते हैं कि अगर हमें मैं फिजिक्स के लिए टीचिंग प्रैक्टिसेस की बात करूँ, तो यहाँ पे जो भी टीचर्स होंगे वो एक्सपर्टीज होंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके एकेडमिक डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल के अंदर। देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल की बात करते हैं। कॉम्पिटेंसी का मतलब समझ रहे हो, कुछ तो यहाँ पे जो टर्म्स है उससे भी समझने की कोशिश। कॉम्पिटेंसी का मतलब मास्टरी, बच्चे के अंदर हम क्या चाहते हैं, मास्टरी को डेवलप कराना। मान लो मैंने फिजिक्स में कोई भी या फिर कोई भी मैंने पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया, बच्चे को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मैंने पढ़ाया, अब मैं चाहती हूँ बच्चा इससे मास्टरी करे, ठीक है। मुझे क्या करना है, बच्चे पे इस चीज पे मास्टरी करानी है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो मैं कौन से यहाँ पे मॉडल का यूज करूंगी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल का यहाँ पे इमेज यूज करूंगी। तो कॉम्पिटेंसी जो बेस करिकुलम डिजाइन है या फिर मॉडल है, इन विच एजुकेटिव गोल्स आर स्ट्रक्चर्ड, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैसे होते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं to discover and support the unique abilities and learning style of individual, thereby facilitating the achievement of their potential। ये यहाँ पे पूरा कीवर्ड से कॉपी में लिख लीजिएगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहां पे क्या होते हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, ठीक है, मेरा गोल क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको मुझे सिखाना है, तो ये कैसा है, ये मेरा एक गोल है। अब मैं इसे क्या करूंगी, स्ट्रक्चर्ड वे में आपके सामने इसे प्रेजेंट करूंगी, सो दैट जो हमारे लर्नर्स हैं, जो भी हमारे इंडिविजुअल हैं, ठीक है, उनकी जो यूनिक एबिलिटीज हैं, इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, उसको मैं यहाँ पे अब ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करा पाऊं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं कौन से मॉडल का यूज कर रही हूँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल का यूज कर रही हूँ, ठीक है। बेसिकली इन अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम emphasis is not placed upon the learner accumulation, मतलब ये ध्यान रखिएगा, हम लर्नर के एक्यूमुलेशन ऑफ मेमोराइज नॉलेज पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, हम बच्चे की प्रोफिशिएंसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो किस पे फोकस करते हैं, उसकी कितना ज्यादा वो प्रोफिशिएंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अ कॉम्पिटेंसी गोज बियॉन्ड अ स्कूल, ये भी यहाँ पे कीवर्ड है। कॉम्पिटेंसी में हम किसकी बात करते हैं, बियॉन्ड अ स्किल जाने की बात करते हैं। सिंपली ये कैसा होता है, टास्क ओरिएंटेड जो एबिलिटीज, इट इज नॉट सिंपली द लर्नर एक्यूमुलेटेड नॉलेज, ठीक है, लर्नर की एक जो एक्यूमुलेटेड जो नॉलेज होती है, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा है। ये कैसा होता है, टास्क ओरिएंटेड एबिलिटीज होती है, बट रेदर द एप्टीट्यूड टू प्रोड्यूस अ पर्सनली and socially valuable outcome। The goal of this construct is to help the learner achieving the long-term success through the realization and cultivation of their strength। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, बच्चे की मास्टरी कराना, ठीक है। मास्टरी है, बियॉन्ड स्किल जाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, बियॉन्ड स्किल है। और यहाँ पे जो लर्नर है, इट इज नॉट सिंपली द लर्नर एक्यूमुलेटेड नॉलेज, कैसा है, ये टास्क ओरिएंटेड एबिलिटीज है, ठीक है। हम यहाँ पे चाहते हैं जो टीचर्स हैं वो लर्नर की जो पोटेंशियल है ना, लर्नर की जो पोटेंशियल है उसको यहाँ पे क्या कराते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, सो दैट जो भी स्ट्रक्चर्ड जो गोल है उसको वो अचीव कर पाए, ठीक है। तो ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल। अ करिकुलम दैट एम्फसाइज द
कॉम्प्लेक्स आउटकम ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस, जहाँ पे आपकी नॉलेज आती है, स्किल्स आते हैं, एटीट्यूड जो लर्नर अप्लाई करता है, रेदर देन मेनली फोकस ऑन व्हाट लर्नर आर एक्सपेक्टेड टू लर्न अबाउट इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनली डिफाइंड सब्जेक्ट कंटेंट। ठीक है, तो ये जो करिकुलम है, योग्यता आधारित मॉडल है, एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो पारंपरिक रूप से परिभाषित विषय सामग्री के संदर्भ में शिक्षार्थियों से क्या सीखने की अपेक्षा की जाती है, पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक सीखने की प्रक्रिया के जटिल परिणाम। ठीक है, मतलब बेसिकली ये यहाँ पे फोकस किस चीज पे नहीं करता है, मतलब बेसिकली जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल है किस चीज पे फोकस करता है, लर्नर का जो स्किल है ना, लर्नर का जो एटीट्यूड है किसी चीज को सीखने का, या फिर किसी भी चीज को जो उसने सीखा है तो उसे रियल लाइफ में कैसे वो अप्लाई कर पा रहा है। ठीक है, प्रोफिशिएंसी के साथ, उस चीज पे फोकस है, ना कि लर्नर क्या सीखना चाह रहा है, जहाँ पे वो ट्रेडिशनल मॉडल अप्लाई होता है। ठीक है, इन अ प्रिंसिपल सच अ करिकुलम इज लर्नर सेंटर्ड। कैसा है ये, लर्नर सेंटर्ड है, अडेप्टेड टू चेंज द नीड ऑफ द स्टूडेंट, टीचर एंड सोसाइटी। जैसे जैसे हमारे इस टीचर्स की, स्टूडेंट की, सोसाइटी की नीड चेंज होती है, वैसे वैसे इस मॉडल को भी यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये आपका कैसा है, डायनेमिक मॉडल है। इट implies दैट लर्निंग एक्टिविटीज एंड इन्वायरमेंट आर चूजन सो दैट द लर्नर कैन एक्वायर एंड अप्लाई द नॉलेज। हमें ऐसे इन्वायरमेंट का, ऐसे लर्निंग एक्टिविटीज का यूज करना है या फिर चूज करना है जिससे लर्नर अपना जो नॉलेज है उसको ज्यादा से ज्यादा रियल लाइफ जो चीजें हैं उसमें अप्लाई कर पाए, अपनी नॉलेज को और ज्यादा एक्सपेंड कर पाए यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल क्या है। मैं एक बार अभी इसका अलग से कंपैरिजन करके बता दूंगी कि ट्रेडिशनल में क्या था, कंटेम्प्रेरी में क्या था, कॉम्पिटेंसी में क्या था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एक्टिविटीज की मॉडल की बात करते हैं। जब एक्टिविटी मॉडल की बात करते हैं तो एक्टिविटी जहाँ पे लर्नर खुद से, लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाती है, यहाँ पे लर्नर एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे लर्नर एक्टिव है और टीचर का काम क्या है, जस्ट उसकी जो भी एक्टिविटी है उसको फैसिलिटेट करना। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम सेंटर्स अराउंड एक्टिव लर्निंग एंड प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट इन अ फन वे। ठीक है, ज्यादातर ये जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे यूज किया जाता है, जो लर्नर्स हैं उनको गेम का यूज करके चीजों को लर्न करवाया जाता है। ठीक है, छोटे बच्चे जो होते क्या होता है वहाँ पे गेमिंग का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे इंटरैक्टिव तरीके से बच्चों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन को लर्न कराया जा सके। एक तरीके से इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग दैट कैन बी यूज विद द स्टूडेंट। द फोकस ऑफ एन एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम डिजाइन is teaching skills and knowledge to student through creative task and activities। यहाँ पे लर्नर्स को हम चीजों को सिखाना चाह रहे हैं थ्रू द क्रिएटिव टास्क और एक्टिविटीज, रेदर देन स्टूडेंट पैसिवली लिसनिंग टू अ टीचर। यहाँ पे जो बच्चे हैं मतलब पैसिव तरीके से सिर्फ टीचर्स को सुनते नहीं है, वो एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। लर्नर कैसे होते हैं, यहाँ पे लर्नर के अंदर इंडिपेंडेंट लर्निंग आती है, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है, ग्रुप एक्टिविटीज यहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये फोकस किस पे करता है, लर्निंग थ्रू प्ले। ठीक है, नेक्स्ट आओ, सोशल फंक्शन एंड सोशल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट आर इंटरेस्टेड इन अ रिलेशनशिप बिटवीन द करिकुलम। ये पहली लाइन ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट है वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है। ठीक है, हमारा जो करिकुलम है उसका सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है, उसमें ये इंटरेस्टेड है। यहाँ पे सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट आर कन्विंस्ड दैट एजुकेशन कैन इफेक्ट द सोशल सीन। बेसिकली कहने का मतलब ये है, जब हम सोशल फंक्शन की बात करते हैं या फिर सोशल रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जहाँ पे जो हमारी सोसाइटी है ना, हमारी ये जो सोसाइटी है वो क्या कर रही है, ये हमारे क्या कर रही है, करिकुलम को इफेक्ट कर रही है ना। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या करता है, हमारी सोसाइटी को इफेक्ट करता है, उसी तरीके से हमारी सोसाइटी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को इफेक्ट करती है। तो बेसिकली थ्रू द एजुकेशन, ठीक है, थ्रू द एजुकेशन हम हमारी सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट हैं वो रिलेशनशिप देख रहे हैं यहाँ पे किसके बीच में, करिकुलम और सोशल पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है सोसाइटी का, उनके बीच में। जो प्राइमरी फंक्शन होता है यहाँ पे सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट का, कि जो भी हमारे लर्नर है उनके सामने एक सोशल प्रॉब्लम को प्रेजेंट करना, ठीक है, जिससे वो अवेयर हो पाए अपनी सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर सोसाइटी से रिलेटेड, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, मान लो आप क्या कर रहे हो, लर्नर के सामने एक ऐसा सिनेरियो प्रेजेंट कर रहे हो जिसमें वो देख रहे हैं कि जो हमारे ट्रीज हैं वो क्या हो रहे हैं, दिन पे दिन खत्म होते जा रहे हैं। तो एक ऐसा सिनेरियो उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हो, तो इस सिनेरियो से उनको अवेयरनेस होगी ना,
ठीक है, उनके अंदर एक चीज अंदर से वहां पे अवेयरनेस आएगी कि हाँ, अगर हम पेड़ को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लगाएंगे तो उससे क्या होगी, यहाँ पे बहुत सारे हमें फायदे मिल सकते हैं। तो बेसिकली आप उनको ह्यूमन काइंड और जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनसे अवेयर कराना चाह रहे हो यहाँ पे। सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट बिलीव दैट these problems are not the exclusive concern of social studies but of every discipline, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, एस्थेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो। तो सोशल जो रिकंस्ट्रक्टिव करिकुलम है हैज नो यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट, इनका कोई भी एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव वो कंटेंट नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बच्चों के अंदर नेशनल, ठीक है, वर्ल्ड, लोकल पर्पस, इस तरीके से जो गोल्स होते हैं उनको उनके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट डज यूज देयर, और स्टूडेंट को भी अपने इंटरेस्ट को यूज करना चाहिए लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, या फिर कोई एक सोसाइटी लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये है आपका सोशल रिकंस्ट्रक्शन। फिर आते हैं इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट मॉडल। इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट मॉडल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट मॉडल में बेसिकली इंडिविजुअल का जो नीड है, उनका जो इंटरेस्ट है उस पर फोकस होता है। द लर्नर बेस्ड या फिर आप इंटरेस्ट बेस्ड मॉडल डीम्स दैट लर्नर आर द एक्सपर्ट। यहाँ पे क्या बोला जाता है, जो हमारे लर्नर हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उन्हें पता है बहुत अच्छे से, जो हमारे लर्नर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें कैसे चीज़ों को पढ़ना है, और उन्हें किस चीज़ के लिए पढ़ना है। उन्हें पता है कि आगे जाकर के हमें कैसे एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, कैसे मैं इस इंफॉर्मेशन को आगे जाकर के दूसरे फील्ड में यूज़ कर सकता हूँ। तो लर्नर क्या है, लर्नर यहाँ पे अथॉरिटी है। लर्नर आर द एक्सपर्ट हु आर बेस्ट प्लेस टू नो व्हाट दे नीड। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पे वो है और उन्हें क्या चाहिए। दिस फॉर्म कंसिडर द लर्नर एज एन इंडिविजुअल who engage with his environment actively. This school of thought emphasize that learner का जो interest है and motivation है as a key to curriculum formulation। यहाँ पे ये जो मॉडल है बोलता है जो एक लर्नर है अगर किसी चीज में इंटरेस्टेड है, मान लो आपको अगर फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, या फिर मान लेते एक बच्चे को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, ठीक है, स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, तो उससे रिलेटेड जो भी डीप से डीप नॉलेज होगी अगर टीचर उसे नहीं भी बताएगा लेकिन फिर भी उनको पता होती है क्योंकि उसे इस चीज में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो एक जो लर्नर का इंटरेस्ट होता है वो एक तरीके से मोटिवेशन की तरह काम करता है एक करिकुलम के फॉर्मुलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, किस चीज से उनको कैसे आगे जाना है, कैसे हमें इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना है। ठीक है, तो लर्नर का जो इंटरेस्ट होता है वो एक मोटिवेशन की तरह है। यहाँ पे द प्रेमाइज ऑफ एन इंटरेस्ट बेस्ड करिकुलम और लर्निंग इज दैट व्हेन पीपल हैज एन इंटरेस्ट इन समथिंग, जब एक बच्चे में किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। मान लो किसी बच्चे को गाड़ियों का बहुत शौक है, ठीक है, तो वो कार वगैरह क्या करेगा, बहुत जल्दी चलाना सीख जाएगा। और एक बच्चा ऐसा है बहुत ज्यादा पढ़ाकुल है, तो वो क्या करेगा, पढ़ाई में तो अच्छा होगा बट वो अगर अदर एक्टिविटीज में माने, ठीक है, जो कार वगैरह की एक्टिविटीज है उसमें अगर मैं उसे लूँ तो उसमें वो अच्छा नहीं होगा क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा जिससे लर्नर अपनी लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा इंजॉयबल भी बना सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन लर्निंग। ठीक है, जैसे हम ही लोग हैं, अगर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल। आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल को, जैसे हम आउटकम की बात करें, आउटकम का मतलब क्या है, प्रोडक्ट। आउटकम का मतलब समझ रहे हो क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट। व्हाट विल लर्नर नो। ठीक है, अगर मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे अगर मैं इस क्लास में चलाती हूँ, ठीक है, तो इससे लर्नर क्या सीखेंगे, व्हाट विल द लर्नर एबल टू डू। लर्नर इस स्किल को सीखने के बाद क्या कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या ये उनको वो उनको मतलब उनको उनका जो गोल है इस चीज को सीखने का, इसको अकम्प्लिश कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आउटकम की बात करा। आउटकम मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करा। बेसिकली द डिजाइनर बिगिंस बाय डिफाइंड डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स इन अ रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन व्हाट विल द लर्नर नो, what the learner will be able to do and what or value when they have completed the courses। मतलब जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उनको क्या इसका बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। बेसिकली इंटीग्रेटिव जो है, इंटीग्रेटिव का मतलब क्या, ये तो हमने आउटकम का मतलब समझा, यहाँ पे हमने किसका मतलब समझा, आउटकम का मतलब। अब इंटीग्रेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता है, 4 मेजर एलिमेंट का यहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है,
जिसमें कंटेंट आता है, कैसा कौन से कंटेंट का यूज़ हो रहा है, ठीक है, टीचिंग कैसी है, कौन से मेथड है, कैसे असेसमेंट हो रहा है, इन चारों का यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन है. दीज आर डेवलप्ड सच दैट ईच इन्फ्लुएंस द अदर रेदर देन बीइंग डेवलप्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम अदर. अगर मैं सोचूं, अगर हमें कंटेंट पढ़ाना है तो इसके लिए कोई ना कोई टीचिंग मेथड चाहिए, है ना, कि कौन सी लर्निंग मेथड का यूज करेंगे, कैसे हम असेसमेंट करेंगे, तो ये आपस में ही चारों कैसे हैं, इंटीग्रेटेड है, ठीक है. और इंटीग्रेटिव मॉडल मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक पर्पस ड्राइवन है. इंटीग्रेटिव कहने का मतलब है एक पर्पस है कि बच्चे को, मुझे इस प्रोग्राम को ऐसे यहाँ पे रन कराना है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट ले पाए, ठीक है, इसका जो गोल है उसको अकम्प्लिश कर पाए. एक तरीके से बच्चे को ये मदद करता है, सपोर्ट करता है, जिससे वो अपनी एबिलिटीज को इंडिपेंडेंट वे में यहाँ पे यहाँ इंडिपेंडेंट वे में उसको क्या कर पाए, डेवलप कर पाए, ठीक है, क्रिटिकली सोच पाए उसके बारे में. तो ये होता है आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल. तो आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल बेसिकली क्या है, जैसे एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे चलाया, ठीक है, मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ, एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे रन कराया, ठीक है, इस प्रोग्राम में एक पर्पस है, ठीक है, इस प्रोग्राम का क्या है, एक पर्पस है कि लर्नर्स को हमें यहाँ पे ये स्किल को बच्चे के अंदर डेवलप कराना है, ठीक है. इसके लिए मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेटिव मतलब 5 मेजर जो करिकुलम के एलिमेंट है उनका यूज करूंगी. उनका यूज करके अब मैं किसी आउटकम पे पहुंचूंगी, जहां पे चेक करूंगी कि लर्नर ने क्या सीखा, क्या वो जो स्किल मैंने यहाँ पे सिखाई है, क्या उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे, ठीक है. तो ये चीजें होती है. नेक्स्ट आते हैं लीनियर ऑब्जेक्टिव मॉडल. जब लीनियर ऑब्जेक्टिव मॉडल की बात करते हैं तो इसे ही हम लोग टाइलर मॉडल भी बोलते हैं. एक टाइलर मॉडल और भी पढ़ेंगे, वो हमारा नेक्स्ट सेशन में होगा, ठीक है. तो लीनियर ऑब्जेक्टिव बोले या फिर टाइलर ऑब्जेक्टिव बोले, बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है. ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा. व्हाट एजुकेशनल पर्पस शुड द स्कूल सीक टू अटेन, क्या एजुकेशनल पर्पस है जो स्कूल को अटेन करना चाहिए यहाँ पे. दूसरा आता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है. व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेन दिस पर्पस. अब ये जो पर्पस यहाँ पे स्कूल को फुलफिल करना है, उसके लिए क्या एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हमें प्रोवाइड करने चाहिए जिससे इन पर्पस को फुलफिल किया जा सके. देन आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस. अब हमें क्या करना है, इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए यहाँ पे जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं या फिर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं उसको इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करना है. ऑर्गेनाइज करने के बाद अब हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा पर्पस अटेंड हुआ या फिर नहीं हुआ. तो ये है टाइलर के 4 मॉडल, ठीक है. ये इससे इस बार क्वेश्चन पूछा भी हुआ था, अभी जो आपका पेपर हुआ है, री एग्जाम हुआ है. द मॉडल इज इन लीनियर इन नेचर. ये मॉडल कैसा है, लीनियर है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव एंड एंडिंग विद द इवैल्यूएशन. और यहाँ पे सिर्फ इवैल्यूएशन है, ठीक है, इवैल्यूएशन इज द टर्मिनल. लास्ट पॉइंट क्या है, इवैल्यूएशन है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या फॉर्म करता है, basis of the selection and organization of the learning experiences. Objective form the basis for assessing the curriculum and objective are derived from the learner contemporary life and subject specialist, ठीक है. अब आते हैं इंटरैक्शन मॉडल. इंटरैक्शन जो मॉडल है ब्रैडली ने दिया है. द इंटरैक्शन मॉडल बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफाई करता है सेम डिजाइन एलिमेंट, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, ऑब्जेक्टिव थे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस से इवैल्यूएशन थे, इन्हीं का ही है यहाँ पे, ठीक है, इन्हीं का हम यहाँ पे इंटरैक्शन देखते हैं. जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू द कंटेंट एंड कंटेंट इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव, ठीक है. कंटेंट इज रिलेटेड टू द मैथड एंड मैथड इज रिलेटेड टू द कंटेंट. मैथड इज रिलेटेड to the evaluation and evaluation is related to the method. Similarly, objective is related to the evaluation and evaluation is related to the objective. That is the interaction model. Next, इंटरवेंशन मॉडल. इंटरवेंशन मॉडल में क्या है, जब इंटरवेंशन मॉडल की बात करते हैं तो इसे 3 टियर मॉडल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, 3 टियर मॉडल बोलते हैं. यहाँ पे जो भी हमारे स्पेशल नीड के बच्चे हैं, है ना, जो स्पेशल नीड वाले स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पे क्या, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है, इनको हम क्या कर देते हैं, जब वो कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे होते हैं इन द क्लासरूम, तो उनको हेल्प करने के लिए इंटरवेंशन मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे हम टारगेट सपोर्ट टू द स्टूडेंट. यहाँ पे जो टारगेटेड सपोर्ट टू स्टूडेंट कहने का मतलब कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, ठीक है, इनको हम सपोर्ट करते हैं. एड्रेसिंग वेरियस लर्निंग नीड्स, ठीक है, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे स्टूडेंट पे पड़ता है. एजम्पशन क्या है, इफेक्टिव करिकुलम
करिकुलम डिजाइन कैन प्रोडक्टिवली टीच ऑल द चिल्ड्रन। एक इफेक्टिव करिकुलम डिजाइन का अगर हम अपने इंक्लूसिव क्लासरूम में यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्टिवली वो हर बच्चे को यहाँ पे अच्छे तरीके से टीच कर पाएगा। अर्ली इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। अर्ली इंटरवेंशन इज क्रिटिकल टू प्रिवेंटिंग अ प्रॉब्लम फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले, मान लो आपको चोट लगी है, उस चोट को और ज्यादा घाव बढ़ने से पहले ही उसको क्योर दे देना, पहले ही उसकी दवा ले लेना। ठीक है, ये है आपके दो एजम्पशन जो इंटरवेंशन मॉडल में आते हैं, जिसे हम लोग 3 टियर मॉडल भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, एक क्लासरूम है, देखो यहाँ पे एक होता है एक यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग, दूसरा होता है टारगेट ग्रुप इंटरवेंशन, तीसरा होता है इंटेंसिव इंडिविजुअल इंटरवेंशन। ठीक है, इंटेंसिव इंडिविजुअल यहाँ पे मैं समझा रही हूँ। सबसे पहले क्या है, यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग। ठीक है, सबसे पहले इसे बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग में क्या है, एक आपके पास इंक्लूसिव क्लासरूम है। ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम में आपके पास स्पेशल बच्चे भी हैं, नॉर्मल बच्चे भी हैं। ठीक है, आपने क्या किया, एक टॉपिक को यहाँ पे टीच किया, आपने ट्रीटमेंट दिया। मान लेते हैं आपने अपने क्लास में एक ट्रीटमेंट दिया, उस ट्रीटमेंट में क्या हुआ, आपको 4 बच्चे ऐसे मिले, स्पेशल बच्चे। ठीक है, 4 स्पेशल बच्चे ऐसे मिले जिनको उस ट्रीटमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, वो उस ट्रीटमेंट को सही से समझ नहीं पाए। तो यहाँ पे ये किस में आ गए, ये टारगेटेड ग्रुप में आ गए। ठीक है, आपने टारगेट कर लिया कि ये 4 बच्चे जिनको ये ट्रीटमेंट समझ में नहीं आया, फिर आप उनको यहाँ पे लेके आए, एक साथ आपने उनको टीच किया। पहले आपने क्या किया, इंक्लूसिव क्लासरूम में इकट्ठे टीच किया था इन बच्चों को। फिर आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया टारगेटेड ग्रुप को, टारगेट ग्रुप को दूसरे स्टेज पे लेके आए। ये टियर 1 था, ये टियर 2 था आपका। टियर 2 में लेके आए, आपने दोबारा से सेम टॉपिक को टीच किया, या फिर दोबारा से इनको ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट देने के बाद भी आपको 2 बच्चे और मिल गए। ठीक है, 2 बच्चे और मिल गए। अब इनको आप क्या करोगे, इंडिविजुअल ट्रेनिंग दोगे, इंडिविजुअली यहाँ पे आप क्या करोगे, इनको ट्रीटमेंट दोगे। तो ये टियर 3 में चले गए। ठीक है, टियर 1, टियर 2, टियर 3। ठीक है, समझ में आया, ये होता है इंटरवेंशन मॉडल। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट मॉडल एंड प्रोसेस मॉडल। जब प्रोडक्ट मॉडल और प्रोसेस मॉडल की बात करते हैं, जो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मॉडल है, एक तरीके से ये डेवलपमेंट मॉडल है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल कौन से हैं, करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल कौन से हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो करिकुलम ये क्या है, डेवलपमेंट मॉडल है यहाँ पे, जिसमें प्रोडक्ट का मॉडल की बात करते हैं, प्रोसेस मॉडल की बात करते हैं। जब प्रोडक्ट का मतलब क्या है, किस पे फोकस करेंगे, रिजल्ट पे फोकस करेंगे, क्या ग्रेड्स है, क्या स्किल है, क्या नॉलेज है। ठीक है, मतलब एक फिनिश्ड प्रोडक्ट ओवर द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, एक फिनिश्ड जो प्रोडक्ट होता है ओवर द लर्निंग प्रोसेस, वो प्रोडक्ट मॉडल होता है। प्रोसेस मॉडल की जब लर्निंग प्रोसेस में है, ड्यूरिंग द लर्निंग, ठीक है, जब वहाँ पे कैसे स्टूडेंट चीज़ों को सीखता है, कैसे वो सोचता है, ठीक है, हाउ दैट थिंकिंग इम्पैक्ट द फ्यूचर लर्निंग, ये सारे किस में आते हैं, प्रोसेस में आते हैं। और ये मॉडल कैसा है, ओपन एंडेड है, और एम्फेसाइज किस चीज़ पे करता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में करता है। तो फोकस किस पे है प्रोडक्ट का, आपके आउटकम्स पे है। प्रोसेस में किस पे है, लर्निंग की प्रोसेसेस पे। ठीक है, जहाँ पे नॉलेज फैक्ट आ गए, मास्टरी ऑफ स्किल आ गए, एक्वाइजेशन ऑफ वैल्यू आ गए, ओपन एक्टिविटीज आ गई। अप्रोच कैसी है, जब प्रोडक्ट मॉडल की बात करते हैं तो बिहेवियर अप्रोच है, और उसके अलावा प्रोसेस मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे होलिस्टिक ह्यूमन अप्रोच है आपकी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं व्हीलर मॉडल की बात करते हैं, फिर एक आपका लास्ट है ये स्टफलबीम का CIPP मॉडल। ठीक है, व्हीलर्स मॉडल की बात करते हैं। व्हीलर मॉडल भी आपका एक तरीके से जो टाइलर का मॉडल है लर्निंग ऑब्जेक्टिव का, इसका इंप्रूवमेंट है, ध्यान रखिएगा, इंप्रूवमेंट अपॉन द टाइलर मॉडल। टाइलर मॉडल में मैंने क्या बात किया था, ये स्ट्रेट होता है, पूरी तरीके से स्ट्रेट चलता है, ऑब्जेक्टिव से सीधे इवैल्यूएशन पे आता है। बट व्हीलर मॉडल में कैसा बन गया, ये एक सर्कुलर मॉडल बन गया। कैसा मॉडल बन गया, एक सर्कुलर मॉडल बन गया। ये कैसा है, यहाँ पे एक साइक्लिकल मॉडल है। ठीक है, इवैल्यूएशन इन व्हीलर मॉडल इज नॉट अ टर्मिनल। यहाँ पे क्या था, टर्मिनल पॉइंट क्या था, इवैल्यूएशन था, बट यहाँ पे इवैल्यूएशन इज नॉट द टर्मिनल, क्योंकि ये कैसा है, साइक्लिकल है। फाइंडिंग फ्रॉम द इवैल्यूएशन आर फीडबैक इनटू द ऑब्जेक्टिव। मतलब यहाँ पे जो इवैल्यूएशन था, इवैल्यूएशन से वापस से हम ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे। इवैल्यूएशन जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। इस फीडबैक को लेकर के वापस से हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे जाएंगे, फिर उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। इस तरीके से चलता है। ठीक है, aim should Wheeler contends that aim should be discussed as behavior referring to end product of learning which yield the ultimate goals. One can think of these ultimate goal as outcomes. Aims are formulated from the general to specific in a curriculum planning. This result in the formulation of objective.
ठीक है। कंटेंट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच डिटरमाइन द कंटेंट, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ इतना याद रखो, यहाँ पे सबसे पहले आते हैं आपके जनरल या फिर स्पेसिफिक जो पर्पसेस हैं, उसके बाद आप डिटरमाइन करोगे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करोगे उनको, ठीक है, कंटेंट को, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करने के बाद, एक सेकेंड, सबसे पहले आया आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, है ना। ऑब्जेक्टिव के बाद आपने क्या किया, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिटरमाइन किया, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन किया कौन से कंटेंट हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, फिर आपने उसको ऑर्गेनाइजेशन किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने इवैल्यूएशन किया, इवैल्यूएशन के बाद आपको क्या मिला, यहाँ पे फीडबैक मिला, फिर वापस से आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे आ गए, ठीक है। तो ये है आपका व्हीलर का मॉडल। नेक्स्ट है आपका स्टेफल वीम का CIPP मॉडल। ये एक इवैल्यूएशन मॉडल है, करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल नहीं है, इवैल्यूएशन मॉडल है। द CIPP मॉडल, जिसे कंटेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस या फिर प्रोडक्ट मॉडल भी बोलते हैं, ये इवैल्यूएटिंग प्रोग्राम दैट कैन बी यूज फॉर समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं आपसे कि ये जो इवैल्यूएशन मॉडल है, इसको समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, यस। और इट इज डेवलप्ड बाय द डैनियल स्टेफल वीम इन 1983, जहाँ पे 4 स्टेजेस के बारे में बात की गई। सबसे पहले आता है कंटेक्स्ट, दूसरा आता है इनपुट, तीसरा आता है प्रोसेस, चौथा आता है आपका प्रोडक्ट। जब कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन की बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे जब आप एग्जामिन करते हो प्रोग्राम का बैकग्राउंड क्या है, प्रोग्राम के रिसोर्सेज क्या है, क्या स्कोप है, क्या सपोर्ट है, तो ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है। इनपुट में क्या आता है, आप जो बजट डिसाइड करते हो, ठीक है, जो भी की रोल्स हो सकते हैं आपके स्टेक होल्डर के, क्या बजट रहने वाला है, क्या रिसोर्सेज को कैसे आपको लोकेट करना है यहाँ पे, तो किसके अंदर आता है, इनपुट के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। अब प्रोसेस के बाद जो भी आपने बजटिंग डिसाइड की है या फिर जो भी आपने रिसोर्सेज को डिसाइड किया है, जो स्टेक होल्डर के ह्यूमन रिसोर्सेज के जो रोल्स हैं, ठीक है, उनको कैसे आपको प्रोसेस में लेके आना है जिससे कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट आ पाए आपके प्रोग्राम के अंदर। लास्ट आता है मेजर द प्रोग्राम आउटकम। आपका जो प्रोग्राम का आउटकम है उसको आप मेजर करोगे कि आपने जो भी यहाँ पे गोल को यहाँ पे गोल को जो आइडेंटिफाई किया था वो अकम्प्लिश हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। द CIPP मॉडल मेन बेनिफिट इज दैट इट प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, हर एलिमेंट पे ध्यान देता है ये, ठीक है, चाहे कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे उसका इनपुट हो, चाहे प्रोसेस हो, चाहे प्रोडक्ट हो, ठीक है, मल्टीपल एंगल से आप पूरी तरीके से इसको देख पाते हो। इट ऑल्सो एम्स टू मेक इवैल्यूएशन रेलिवेंट to the need of decision makers during the program phase and activities. The CIPP model can be used to guide the planning. एक तरीके से एक जो प्रोग्रामर है जब CIPP मॉडल का यूज करता है तो उसे गाइड कर सकता है कि कैसे हमें चीज़ों को प्लान करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कौन कौन से सर्विसेज को प्रोवाइड करना है ड्यूरिंग द असेसमेंट। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड फीडबैक एंड जजमेंट भी देता है, ठीक है, जिससे हम प्रोजेक्ट की इफेक्टिवनेस को समझ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दे करके कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से सब बता दे रही हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें यहाँ पे पढ़ी है। देखो, ट्रेडिशनल करिकुलम डिजाइन की बात करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल करिकुलम डिजाइन कहने, ट्रेडिशनल कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रेडिशनल करिकुलम डिजाइन कहने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे जो अथॉरिटेटिव फिगर्स होंगे वो कौन होंगे, आपके टीचर्स होंगे, ठीक है। जो टीचर्स हैं वो क्या है, यहाँ पे अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं, ठीक है। टीचर्स यहाँ पे, एक मिनट को मैं एक पूरा यहाँ पे चार्ट में आप लोग को समझा दे रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। कौन कौन से मॉडल हम लोग ने पढ़ा है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेडिशनल मॉडल पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, कंटेम्परेरी पढ़ा, ठीक है। फिर एकेडमिक पढ़ा, फिर कॉम्पिटेंसी पढ़ा, फिर कौन सा पढ़ा था, लर्नर एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटी मॉडल पढ़ा। फिर हम लोगों ने इंटरवेंशन मॉडल पढ़ा, ठीक है। इंटरवेंशन मॉडल के बाद हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, इंटरवेंशन के बाद टायलर मॉडल, है ना, लीनियर ऑब्जेक्टिव टायलर मॉडल, ठीक है। देन हम लोगों ने व्हीलर का मॉडल पढ़ा, व्हीलर के बाद हम लोगों ने CIPP पढ़ा, है ना। इतने मॉडल हम लोगों ने इस सेशन में कवर किया है। अब मैं 1 बाय 1 एक एक लाइन में समझा दे रही हूँ, जैसे आप लोग को यहाँ पे डिफरेंस पता चल पाए कि क्या डिफरेंस है बेसिकली इन सारे मॉडल्स के बीच में। जैसे बात करते हैं ट्रेडिशनल मॉडल, यहाँ पे अथॉरिटी कौन है, आपके
यहाँ पे जो अथॉरिटी है, ठीक है, अथॉरिटी है वो कौन है, आपका टीचर है यहाँ पे, ठीक है। ये कैसा मॉडल है, आपका रिजिड मॉडल है, ठीक है। कैसा मॉडल है, रिजिड मॉडल है। यहाँ पे स्टूडेंट को जरा मतलब डेमोक्रेटिक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत लेस होता है, ठीक है। जो भी नॉलेज यहाँ पे टीचर्स जो एक्युमुलेट कर रहा है लर्नर के अंदर, ठीक है, वो हो सकता हो लर्नर रियल लाइफ में यूज कर पाए या फिर ना भी यूज कर पाए। तो ये कैसा है आपका, एक तरीके से रिजिड है। अथॉरिटेटिव फिगर कौन है, टीचर है, ठीक है। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग है उस पर ध्यान टीचर्स यहाँ पे नहीं देते हैं। कंटेम्प्रेरी मॉडल कैसा है, लर्नर सेंटर्ड है ना। कैसा है, लर्नर सेंटर्ड है। लर्नर की जो नीड है, ठीक है, वो कौन से कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है इसका ध्यान रख करके यहाँ पे करिकुलम को डिजाइन किया जाता है। फिर आते हैं एकेडमिक मॉडल में। एकेडमिक मॉडल में क्या है, एक ये डिसिप्लिन है, ठीक है, एक ये डिसिप्लिन है। इसको हम क्या कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे एकेडमिक मॉडल में आते हैं सो दैट जो लर्नर का जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल वे में हो पाए। कॉम्पिटेंसी में क्या होता है, हम मास्टरी लर्निंग कराना चाहते हैं, बच्चे के अंदर प्रोफिशिएंसी को डेवलप कराना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बच्चा इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वे से चीजों को सोच पाए, चीजों को थिंक कर पाए, ठीक है, अपने तरीके से अपनी थिंकिंग का यूज करके रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। एक्टिविटी में लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पे वो प्ले वे बहुत इंजॉयबल मेथड्स का यूज करते हैं फॉर लर्निंग, ठीक है, लर्निंग के लिए इंजॉयबल मेथड्स का यूज करते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे एक अच्छा इंडिविजुअल इंटरेस्ट मॉडल भी है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मॉडल, इंडिविजुअल इंटरेस्ट मॉडल में क्या है, जो लर्नर का इंटरेस्ट है, यहाँ पे जो लर्नर है वो क्या है, एक्सपर्ट है, ठीक है। लर्नर को पता है उन्हें कौन सी चीजें को कैसे करना है, ठीक है, कहाँ पे क्या सीखना है। लर्नर के पास वो नॉलेज है, क्योंकि लर्नर्स क्या है यहाँ पे एक्सपर्ट है। एक तरीके से लर्नर को जिस चीज में इंटरेस्ट होता है तो उस चीज को बेहतर तरीके से सीख पाते हैं और इजी वे में सीख पाते हैं। तो यहाँ पे जो लर्नर का इंटरेस्ट है वो क्या है, मोटिवेशन की तरह काम करता है किसी भी करिकुलम की प्लानिंग में। यहाँ पे इंटरवेंशन में बात करते हैं, टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, टीयर 3 होता है, ठीक है। एक बार सभी बच्चों को ट्रेनिंग देना, फिर उसमें से कुछ बच्चों को देना, फिर इंडिविजुअल बच्चों को देना। फिर टाइलर का मॉडल कैसा होता है, जहाँ पे पहले आप ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हो, फिर आप क्या करते हो, लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या है उसको डिसाइड करते हो, फिर उनको कैसे सेलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है। चौथा आता है इवेलुएशन, ठीक है। व्हीलर के मॉडल में क्या होता है, ये चारों ही ऑब्जेक्टिव को हम क्या कर देते हैं, एक साइक्लिकल, यहाँ पे जो टर्मिनल पॉइंट होता है इवेलुएशन होता है। यहाँ पे इवेलुएशन इज नॉट अ टर्मिनल पॉइंट बिकॉज इट इज अ साइक्लिकल मॉडल। यहाँ पे इवेलुएशन एक फीडबैक की तरह काम करता है जो वापस से ऑब्जेक्टिव में कंसिडर किया जाता है। सीआईपीपी मॉडल में बात करते हैं, सी स्टैंड फॉर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या रिसोर्सेज है, क्या सपोर्ट है, इन सारी चीजों को चेक करना। इनपुट कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है कैसे उसको हमको यहाँ पे इनपुट में रखना है, कौन कौन क्या बजटिंग रहने वाली है, यहाँ पे ये सारी चीजें आती है। प्रोसेस में आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करोगे, प्रोडक्ट में देखोगे जो भी गोल था वो एकम्प्लिश हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने इतने सारे मॉडल आज के सेशन में यहाँ पे कवर किए हैं। इसके बाद और भी कई सारे मॉडल हैं, ठीक है, जिसमें आपका आता है गोल फ्री मॉडल आता है, स्क्राइवन मॉडल है आपका, ठीक है, टाइलर का भी मॉडल वहाँ पे हम लोग एक बार और पढ़ेंगे। और भी जो कई सारे नए मॉडल भी पढ़े आए हुए हैं इस समय आपके सिलेबस में, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये जो सेशंस होंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे, कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही क्लासेस होंगी, है ना। एक दिन आपका पेपर 1 रहता है, फिर उसके 2 दिन बाद आपका पेपर 2 रहता है। इस तरीके से क्लासेस का शेड्यूल है यहाँ पे। और क्लासेस का कब होनी है, कैसे होनी है, तो इसका जो शेड्यूल होता है मैं टेलीग्राम पे अपडेट करती हूँ। उसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बिकॉज आपको जो DI मैंने एक Day 1 Day 2 करके DI स्टार्ट किया हुआ है आपका, या आपको DI एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो भी प्रीवियस ईयर के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनमें जो जो इंपॉर्टेंट से DI हैं एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं टेलीग्राम पे अपडेट करती हूँ, ठीक है। और जो करंट अफेयर्स होते हैं वो भी वहीं पे मिलेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा। एंड चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग पूछ सकते हैं। ओके।